Hello students, good morning. As you know that in the last lecture, which was live class, I have told you about the purification of colloidal particle, colloidal solutions. And I have told you that colloidal solutions can be purified by mainly three methods. First was dialysis, second was electrodialysis, and third method was ultrafiltration. Now, next topic is properties of colloidal solutions. There are some specific properties of colloidal solutions by which they can distinguish from true solutions. So, what are these properties of colloidal solutions? तो इन प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज को आज कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला है, इसकी प्रॉपर्टी है हेट्रोजीनियस करेक्टर। देखिए, ट्रू सॉल्यूशंस की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि उसका होमोजेनस करेक्टर था। ट्रू सॉल्यूशंस हमेशा होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, जबकि कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या करते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाते हैं। तो कोलोइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनस मिक्सचर, जिसमें एक आपका डिस्पर्सन मीडियम होता है एंड सेकेंड फेज जो होती है वो डिस्पर्स्ड फेज होती है। तो आप नोट कर सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस आर heterogeneous in nature and consist of two phases, dispersion medium and dispersed phase. Dispersion medium, which is as solvent, dispersed phase, which is as solute, and dispersed phase is not completely mixed with dispersion medium, that is they constitute the heterogeneous mixture. तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर की वजह से ही कुछ प्रॉपर्टी जैसे टिंडल इफेक्ट है, ब्राउनियन मूवमेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये फिनोमेना देखने को कोलोइडल सॉल्यूशन में मिलते हैं जो हेट्रोजीनस कैरेक्टर को इसको शो करते हैं। तो आप इसको भी चाहे नोट कर लें, द फिनोमेना ऑफ टिंडल इफेक्ट, Brownian movement, electrophoresis, etc. shows the heterogeneous character of कोलोइड्स या कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो ये जो फिनोमेना है आगे हम डिस्कस करेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, टिंडल इफेक्ट है, ये सारे फिनोमेना इसकी हेट्रोजीनियस नेचर को वो शो करते हैं कि इसका जो है कोलोइडल सॉल्यूशंस का जो नेचर है वो कैसा है, हेट्रोजीनियस है। नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। In the solution chapter, you have studied the qualitative properties, and you know that the qualitative properties are those properties which depends upon the number of solute particles present in the solution, not on the nature of solute. तो colloidal solution भी qualitative property show करते हैं, but the value of qualitative property for the colloidal solutions is less than that of the true solution for the same amount of solute. अगर हमारा सेम अमाउंट सॉल्यूट
कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है, एक ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो एग्रीगेट फॉर्म में होंगे, जिससे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज कम आएंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? RLVP पढ़ा था आपने, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। So the value of colligative properties for the colloidal solution comes out less than that of the true solutions. तो आप इसमें नोट कर लीजिए, the value of colligative properties of colloidal salts are of small order than that of the true solutions at the same concentration, because number of particles in colloidal solutions is less than that of the true solution for the same concentration. तो ये तो बात हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, ये क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट? देखिए, रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने जब कोलाइडल सॉल्ट को देखा लाइट में, तो क्या हुआ, कोलाइडल सॉल्ट में जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स थे वो जिगजैग पाथ पर मोशन करते हुए दिखाई दिए। जैसे आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं और एक कहीं पतला सा छोटा सा होल है और उस होल से सनलाइट आ रही है, तो उस सनलाइट में देखेंगे डस्ट के पार्टिकल जो है बड़ी तेजी से इधर उधर मूव करते हुए दिखाई देते हैं। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। आप क्लासरूम में बैठे हैं, उस पर प्रोजेक्टर चल रहा है, प्रोजेक्टर की जब लाइट जाती है तो उसके बीच में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में, वो उसमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, मूवमेंट जिगजैग मोशन पर मूव करते हुए दिखाई देते हैं। यही जिगजैग मोशन पर कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट कहलाता है ब्राउनियन मूवमेंट। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? द कंटिन्यूअस मूवमेंट zigzag movement of colloidal particles the continuous zigzag movement of colloidal particles in colloidal salt is known as Brownian movement। तो कोलाइडल पार्टिकल्स का जैसे हमने बताया था कि जो टेढ़े मेढ़े पाथ पर, जिगजैग पाथ पर मूवमेंट होता है, जैसे आपका ये कोलाइडल पार्टिकल है, इधर चला, ये चला, इनकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। इसको ऐसे समझ लें कि एक आपका शिप है या बोट है, सी में है और वहां पे तेज लहरें चलने लगी, तूफान आ गया, तो क्या होगा, बोट इस तरह से इस तरह से इस तरह से चारों तरफ इधर उधर दौड़ेगी, है ना। तो वो जिगजैग मोशन होगा, वो कहलाएगा ब्राउनियन मूवमेंट। बहुत भीड़ है और भीड़ में कोई शराबी छोड़ दिया गया है तो वो कहीं इधर टकराएगा, कहीं उधर टकराएगा, कहीं इधर गिरेगा, कहीं उधर गिरेगा, उसका जिगजैग मोशन, वैसे भी वो जिगजैग मोशन में चलता है और कहीं भीड़ से टकराता है तो जिगजैग मोशन उसका बढ़ जाता है। तो ये आपका ब्राउनियन मूवमेंट ये शो किया गया है, जिसमें ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस ब्राउनियन मूवमेंट?
ब्राउनियन मूवमेंट का जो रीजन है वो है जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं उनका डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स से बॉम्बार्डमेंट होता रहना। लगातार ये क्या करते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल आप के डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं, आपस में भी स्ट्राइक कर जाते हैं, तो इनकी जो आपस में स्ट्राइक होती हैं एक दूसरे के पास उससे टकराते हैं, उससे इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर सन रेज में डस्ट पार्टिकल्स तेजी से अगर हलचल करते दिखाई दे रहे हैं और उन पे आप एयर का प्रेशर डालें, मुंह से थोड़ा सा हवा उस पर तेजी से फेंकें, तो क्या होगा, उनकी हलचल बहुत तेज हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, एयर पार्टिकल से जैसे ही इनसे ट्राई किए वैसे ही इनकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो कॉज क्या है ब्राउनियन मूवमेंट का, कॉज लिख लीजिए, कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। What is the cause? Cause of Brownian movement is cause of Brownian movement is unequal bombardment of colloidal particles with dispersion medium। जो आपके कोलाइडल पार्टिकल हैं वो डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल से लगातार बॉम्बार्डमेंट करते रहते हैं, जिससे उनकी डायरेक्शन बदलती रहती है। एक चीज इसमें नोट और कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए, एक विशेष बात में लिख लीजिए कि जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है वो कोलोइडल पार्टिकल्स के साइज पर और मीडियम की विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। जिस मीडियम में वो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उसकी विस्कोसिटी कम है और पार्टिकल का साइज छोटा है तो ब्राउनियन मूवमेंट ज्यादा होगा। तो नोट में आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए कि ब्राउनियन मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन size of colloidal particles and viscosity of dispersion medium. Hence, smaller the size of particle and lesser is the viscosity, faster will be the movement of colloidal particles. तो आपने दो बातें आपकी इंपॉर्टेंट रही कि कॉज क्या है ब्राउनियन मूवमेंट का, दूसरा ब्राउनियन मूवमेंट स्मॉल पार्टिकल्स का ज्यादा तेजी से होता है क्योंकि ये डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल से टकरा के जल्दी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, जबकि बिगर पार्टिकल साइज हो तो ब्राउनियन मूवमेंट उतना ज्यादा फास्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था ब्राउनियन मूवमेंट, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, इन पे शॉर्ट नोट लिखने को आता है, व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट। तो आप क्या लिखेंगे, द जिगजैग movement of the colloidal particles is known as Brownian movement। अगला है टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है, हम ऊपर वाला इसको रब करने जा रहे हैं। आप चाहें तो ऊपर वाला टॉपिक हेटेरोजीनियस कैरेक्टर और कोलिगेटेड प्रॉपर्टी नोट कर ही चुके होंगे, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थर्ड है आपका, थर्ड तो हो चुका है, फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है, फोर्थ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी थी, जबकि आपकी ब्राउनियन मूवमेंट थी, इसको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये कैसी प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, और दिस प्रॉपर्टी इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, लाइट से संबंधित है, टिंडल इफेक्ट। तो देखिए व्हाट इज टिंडल इफेक्ट।
इसे समझिए कि आपका एक बीकर है, इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया? कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया है। अब क्या करें, इस पर एक लाइट बीम से फोकस करें। ये आपका एक लेंस है, लेंस से इस तरह लाइट बीम्स निकल के जाएंगी। तो जब लाइट बीम इस कोलोइडल सॉल्यूशन में से होकर पास आउट होगी, तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, जब इनसे लाइट बीम टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, तो उससे लाइट का स्कैटरिंग होगा और जिससे वो एरिया जिसमें से होकर लाइट जा रही है वो चमकता हुआ दिखाई देगा। ये आपका चमकीला एरिया है, इनको हम टिंडल कोन, ये है लाइट, ये है कोलोइडल सॉल्यूशन प्लेस्ड इन डार्क। जैसे हमने बताया था कि आप अंधेरे कमरे में लाइट बीम देखते हैं तो उसमें जो इधर उधर जिगजैग मूवमेंट था वो तो आपका ब्राउनियन मूवमेंट हो गया, लेकिन उसमें जो पार्टिकल्स चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे आपको पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं, बट जब लाइट पड़ती है, सन रेज पड़ती हैं, तो वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल्स लाइट का स्कैटरिंग करते हैं। ऐसे ही जब आप प्रोजेक्टर के सामने से लाइट, प्रोजेक्टर लाइट पड़ती है पार्टिकल्स पर, तब उसमें भी वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो दिस phenomena in which colloidal particles illuminated in the light is called Tyndall effect. ये टिंडल ने इसका स्टडी किया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि when a beam of light is passed through the colloidal solution placed in dark, the path of beam gets illuminated with bluish light. This phenomena is called Tyndall effect. तो आप इसमें नोट कर लीजिए, when a beam of light is passed through the colloidal solution placed in dark, the path of colloidal solution, path of light gets illuminated. The path of light gets illuminated. इस फिनोमिना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो क्या लिख सकते हैं? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और जो ये कोन्स बनते हैं, ये कोन बोले जाते हैं टिंडल कोन्स। ये बनते क्यों हैं? दिस फिनोमेना इज ऑब्जर्व ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द कोलोइडल पार्टिकल्स। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलोइडल सॉल्ट। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, thus Tyndall effect is the scattering of light
थ्रू colloidal particles present in colloidal salt। इस तरह से हम टिंडल इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपका टिंडल इफेक्ट क्या हुआ? टिंडल इफेक्ट जो है कोलोइडल सॉल्ट में प्रेजेंट जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा जो लाइट का स्कैटरिंग होता है उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये पाथ जो लाइट का चमकता हुआ दिखाई देता है ये टिंडल कोन बोला जाता है। तो इसमें मैं आगे आप चाहें तो नोट कर लें, द illuminated path beam is called टिंडल कोन। जैसा ये हमने बताया था ये टिंडल कोन बोला जाता है। अब इसका कॉज क्या है? कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, जैसा अभी आपको बताया था कि टिंडल इफेक्ट का जो कॉज है वो है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट थ्रू द कोलोइडल पार्टिकल्स। द फिनोमेना ऑफ टिंडल इफेक्ट is caused due to the scattering of the light through the colloidal particles। अब इसके एग्जांपल देख लें। कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट तो वही है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट थ्रू द कोलोइडल पार्टिकल। Scattering of light through colloidal particles, this is cause। अब एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि why true solution do not show Tyndall effect। ट्रू सॉल्यूशन से टिंडल इफेक्ट देखने को क्यों नहीं मिलता है? तो जो कोलोइडल साइज से छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनसे लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है, इसलिए टिंडल इफेक्ट उनमें देखने को नहीं मिलता है। टिंडल इफेक्ट के कई और भी आपको फिनोमेना है जो डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। वो क्या है? सिनेमा हॉल में जो लाइट पड़ती है उसमें पार्टिकल्स, जो डस्ट है, पार्टिकल्स हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये टिंडल इफेक्ट की वजह से ही है। स्काई सीम्स ब्लू, व्हाई? आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बिकॉज द पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स द रेड लाइट एंड स्कैटर्ड द ब्लू लाइट। रेडिश लाइट जो होती है उसको वो एब्जॉर्ब करके ब्लू लाइट का स्कैटरिंग करते हैं। मेन बात यह है कि किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं कोलोइडल पार्टिकल और उसका कंप्लीमेंट्री कलर वो स्कैटर करते हैं जिससे उसका कलर दिखाई देता है। सी वाटर सीम्स ब्लू, उसका भी यही रीजन है कि जब उस पर सनरेज पड़ती हैं तो सी वाटर में जो कोलोइडल पार्टिकल्स डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं वो ब्लू लाइट का स्कैटरिंग करते हैं जिससे सी वाटर जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो ये आपके डेली लाइफ के कई फिनोमेना हैं जो टिंडल इफेक्ट की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। तो दिस वाज द टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने आपको क्या बताई? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आता है, चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स आता है। तो आप 5th पॉइंट में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डाल लीजिए। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो इसमें सबसे फर्स्ट आती है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, अगर हम कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज की बात करें तो जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं जो कोलोइडल पार्टिकल का कंस्टिट्यूट करती हैं
उन सभी पर एक जैसा चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा। और इसी चार्ज की वजह से जो कोलोइडल सॉल्व्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। जब उन पर चार्ज होगा पार्टिकल्स पर तो वो एक दूसरे से रिपल्स होंगे और एक दूसरे से हमेशा दूर रहना चाहेंगे और वो सेटल डाउन नहीं होंगे। आप पास पास आएंगे, मिल जाएंगे, एग्रीगेशन हो जाएगा तो वो किस में बदल जाएंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएंगे। तो जो इनकी स्टेबिलिटी है वो उन पर प्रेजेंट चार्ज की वजह से होती है। तो आप इसमें नोट कर लें कि द कोलोइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। द नेचर ऑफ चार्ज is same on all the colloidal particles in a given colloidal solution. That is, it may be positive or negative. The particles thus repel to each other and do not come closer. और एक दूसरे के पास नहीं आते हैं। Hence colloidal salts are stable. यही कारण है कि जो colloidal salts होते हैं वो stable होते हैं, settle down नहीं होते हैं। तो ये चार्ज ऑन colloidal particle की बात हो गई। अब इसका चार्ज होने का रीजन क्या है? What is the origin? Origin of charge on colloidal particles. कैसे चार्ज आता है? तो इसके अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग थ्योरी दी हैं कि किस वजह से कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज आता है। सबसे पहली थ्योरी है कि कोलोइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के आयन को जो उनकी लैटिस में प्रेजेंट है वो कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन के दौरान एब्सॉर्प्शन कर लेते हैं। ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर व्यू है। इसके अलावा भी कुछ व्यू हैं कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर कोलोइडल पार्टिकल्स द्वारा कर लिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन के दौरान, तो इस वजह से भी उन पर चार्ज आ जाता है। तो जो हमने आपको बताया था कि प्रीफ्रेंटली एडसॉर्प्शन ऑफ द आयंस बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स ऑन देयर सरफेस प्रेजेंट इन देयर लैटिस। कोई भी कोलोइडल पार्टिकल्स की लैटिस में जो आयंस प्रेजेंट हैं उन्हीं में से किसी एक पर्टिकुलर टाइप के आयन को कोलोइडल पार्टिकल्स अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन पर चार्ज आ जाता है। ऐसे समझिए जैसे हमें AgI का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है तो AgNO3 में Ki मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? AgNO3 में Ki मिलाएंगे तो AgI बनेगा प्लस KNO3। AgI का कोलोइडल सॉल्व बन जाएगा। अब है क्या, हमने इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए Ki सॉल्यूशन एक्सिस में मिलाया। Ki सॉल्यूशन किस में मिलाया? एक्सिस में। तो अब ये जो कोलोइडल सॉल्व बना है AgI का, वो या तो Ag आयन एब्जॉर्ब करेगा या आयोडाइड आयन एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन होता क्या है कि एक्सिस में है K आयन और I आयन होंगे, तो ये अपने लैटिस में जो AgI आयन प्रेजेंट है, आयोडाइड आयन प्रेजेंट है, तो इसमें से आयोडाइड आयंस को अपनी लैटिस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है और सिल्वर आयोडाइड का जो कोलोइडल सॉल्व है वो कैसा हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम AgI का जो सॉल्व है वो किस तरह से बनाएं? AgI में AgNO3 सॉल्यूशन में हम Ki मिलाएं, लेकिन AgNO3 एक्सिस में हो। अगर AgNO3 एक्सिस में है तब भी आपका AgI प्लस KNO3 बनेगा, लेकिन अब एक्स्ट्रा में क्या होंगे? Ag आयन और NO3 आयन होंगे। तो इस बार क्या होगा? AgI या तो Ag एब्सॉर्ब करेगा या NO3
अपनी सरफेस पर नाइट्रेट आयंस को एब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, सॉरी एजी आयन, क्योंकि इसकी लैटिस में एजी है तो एजी आयन को एब्सॉर्ब करेगा। यहां पर एक्सिस में क्या था, आयोडाइड आयन थे, तो इसने आयोडाइड आयंस को एब्सॉर्ब कर लिया था। तो इस तरह से आपका ये पर्टिकुलर टाइप के आयंस को अपनी सरफेस पर एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इस पर चार्ज आता है। तो चार्ज का रीजन आप समझ लीजिए, प्रिफरेंटली एब्सॉर्प्शन ऑफ द पर्टिकुलर टाइप आयन बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स इन द कोलोइडल सॉल्ट। और वो कौन सा आयन एब्सॉर्ब करते हैं, जो उनकी लैटिस में प्रेजेंट होता है, उसमें से ही एक पर्टिकुलर टाइप के आयन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से इनका कोलोइडल सॉल्ट बनता है। ऐसे ही फेरिक क्लोराइड से जब हम फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो फेरिक क्लोराइड का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। FeCl3 + 3H2O इक्वल FeOH होल थ्राइस प्लस 3HCl। अब क्या होगा, FeCl3 हम एक्सिस में ले लें तो क्या होगा, Fe आयंस जो है वो इस FeOH होल थ्राइस के कोलोइडल पार्टिकल्स पर एब्सॉर्ब हो जाएंगे और ये सॉल्यूशन कैसा बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। तो एक जो मेन जो बेस है इन पे चार्ज आने का, वो है किसी पर्टिकुलर टाइप के कोलोइडल पार्टिकल्स का उनकी सरफेस पर एब्सॉर्ब हो जाना। तो ये रही आपकी कुछ कोलोइडल प्रॉपर्टीज। इनको नोट्स बनाइए जल्दी से और नोट्स बना के हमारे पास सेंड कर दीजिए। थैंक यू।